हस्बैंड पूजा पाठ वगैरह में कोई बिलीव नहीं करते हैं। बेटा भी अपने फादर की तरह ही निकला, उसको भी पूजा पाठ और ये सब चीज़ों में कोई बिलीव नहीं करता। अब जैसे ये माला कर रही है और इनके हस्बैंड आवाज़ लगा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रोती थी, परेशान होती थी और इस तरीके से परेशान होकर, लेकिन जब बाकी घर के लोग बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्लानिंग में बिलीव नहीं करते हैं और ऐसे अब ये कुछ कह तो पानी नहीं दी, क्योंकि जो इंसान इतना रिलीजियस प्रैक्टिस करता है, स्पिरिचुअल इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो वो हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं ओसीडी के बारे में। वैसे तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ ओसीडी से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ओसीडी की अलग अलग टेक्निक सिखाना हो या फिर रिकवरी केसेस शेयर करना हो, वो सब मैं आपके लिए करती रहती हूँ। पर आज इस वीडियो में मैं आपको 3 इंटरेस्टिंग केसेस के बारे में बताऊंगी जो सेल्फ डायग्नोसिस कर कर आए थे कि उनको ओसीडी है, बट उनको ओसीडी नहीं निकला। तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। पहला केस है मेरे पास क्लीनिंग ओसीडी, जो खुद उन्होंने डायग्नोस किया था कि मेरे पास हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने बोला कि ना हस्बैंड ने कि मेरी वाइफ को ना क्लीनिंग ओसीडी हो गया है मैडम, ये बहुत साफ़ सफाई करती है और साफ़ सफाई की वजह से हमसे ना लड़ती भी है, मुझे भी कुछ कुछ बोलती रहती है। और हमने ना ये गूगल पे चेक किया और गूगल ने हमें बताया कि ये क्लीनिंग ओसीडी की बीमारी है और अब आप इसका इलाज करो। फिर हमने वीडियो सर्च कर रहे थे तो आपका वीडियो आ गया, तो सोचा आपको ही दिखा लेते हैं। तो ये हस्बैंड ने बताया। तो मैंने वाइफ से जब बात करी कि आपको क्लीनिंग ओसीडी है, मतलब कब से है और क्या क्या आपके ट्रिगर्स हैं, क्या आपको डर है कि आपको फियर ऑफ जर्म्स है या जस्ट फियर ऑफ डर्ट, ऐसे गंदा लगता है, क्या है इस तरह से। तो उनकी वाइफ ने बोला कि मैडम ऐसा है, मैं आपको बताती हूँ, मुझे कोई ओसीडी वोसीडी नहीं है, इन्हें लगता है कि मुझे ओसीडी है। मैंने कहा कई बार ऐसा होता है कि भाई ओसीडी वाले मानते नहीं हैं कि उन्हें ओसीडी है। तो चलो मैंने कहा अच्छा आप बताओ कि कैसे आपके हस्बैंड को लगता है और आपको लगता है कि आपको ओसीडी नहीं है। तो बोलने लगी कि मैं बताती हूँ उनकी हरकतें क्या है, लेकिन पहले इन्हें बाहर भेज दो। तो उनके हस्बैंड को बाहर भेजा तो बोलने लगी मैडम एक बात बताइए, अगर कोई आदमी किचन की सिंक में आके थूक रहा है और मैं उस बात पर टोक रही हूँ कि किचन की सिंक थूकने के लिए नहीं होती है, बाहर वॉश बेसिन लगी हुई है उसमें थूका जाता है, तो वो मुझसे लड़ रहे हैं कि ये जो कटोरा सा रखा है, मतलब जो सिंक को वो ऐसे बोलते हैं कि जो कटोरा सा रखा है वो थूकने के लिए तो होता है, उसमें थूको, बर्तन रखो, कुछ भी रखो, सब धुल जाता है, साफ हो जाता है। ऐसे उन्होंने रीजनिंग दिया। अब बताइए मैडम, इतनी गंदगी फैलाते हैं ये। जूते पहनेंगे, अगर जूते में कीचड़ भी लग रही होगी, कुछ भी, ऐसे दोनों जूते पकड़ेंगे, टप 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 करके साफ करेंगे और उस तरीके से फिर उसके बाद पहन लेंगे और जाकर फल वल ऐसे उठाकर खा लेंगे, कुछ भी छू देंगे या किचन में घुस जाएंगे, कुछ भी छू देंगे। कि ये तो एक बेसिक हाइजीन है और बेसिक हाइजीन का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। बाहर से आएंगे कभी हाथ नहीं धोएंगे, कुछ भी खाना खाने से पहले कभी हाथ नहीं धोएंगे, कुछ भी नहीं। अगर बच्चों को भी मैं कहती हूँ कि बेटा गुड मैनर्स हैं कि अगर आप बाहर से खेल कर आ रहे हो आप एक बार हाथ धो लो, क्योंकि आप ना क्रिकेट खेल कर आए हो, आप बच्चों के साथ ज़मीन पर भी बैठे थे, सब थे। और खाना खाने से पहले अगर बच्चे खाना वाना नहीं खाते हैं, कुछ नहीं, तो मैं उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ कि अगर इन्होंने जूते नहीं पहने हैं कि आप हाथ धो लीजिए। सिर्फ जब जूते पहन कर ये कीचड़ को इस तरीके से झाड़ रहे होते हैं या अपने जूते, और कहीं पर भी झाड़ देते हैं, कोई बराबर में बैठ के खाना भी खा रहा हो तो भी अपने दोनों हाथों में जूते लेंगे और ऐसे करके उनको मिला मिला के झाड़ना शुरू कर देंगे, कि बिल्कुल ही पुअर हाइजीन है, ज़रा भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। और मैं इन्हीं बातों को, जो बेसिक बातें हैं, उन्हें टोक देती हूँ कि किचन में मत थूको। या फिर आप जो है ना, जब जूते झाड़ रहे हो इस तरीके से, तो ये ध्यान में रखो कि बराबर में कोई बैठकर खाना खा रहा है या बैठकर कुछ काम कर रहा है तो एकदम उसके ऊपर वो सब चीज़ें ना आए। तो उन बातों पर भी मुझसे लड़ते हैं और बोलने लगे कि मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि इतनी पुअर हाइजीन है कि अंडरवियर भी 3-3 दिन तक चेंज नहीं करते हैं, नहाते नहीं है ढंग से। और अगर हम इंटीमेट भी होते हैं तो इंटीमेट होने के बाद भी ना हाथ धोकर आना चाहेंगे, ना अपने आप को वॉश कर आना चाहेंगे, किसी भी तरीके से नहीं, बस ऐसे ही। तो उन्हीं हाथों से फिर उसके बाद कुछ खाने पीने का मन करेगा तो कुछ खा पी भी लेंगे, हाथ तक नहीं धोते हैं। अब ये बताइए कि ये मेरा ओसीडी है या मेरी एक डिमांड है कि बेसिक हाइजीन तो मेंटेन की जाए। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब 10 सेकंड में हाथ धो लेती हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे घंटों तक, क्योंकि जब ये सब चीज़ें इन्होंने मुझे बार बार कहना शुरू करा तो मुझे भी डाउट हुआ और मैंने
इसके बारे में थोड़ा खुद भी सर्च किया, वीडियोस भी देखी, आपकी भी वीडियोस देखी और भी देखा कि क्या सच में मुझे कोई बीमारी हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि मेरे दिमाग में कुछ वहम आता रहता हो, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ गलत बातों पर लड़ रही हूँ या मैं कोई घंटों तक साफ़ सफाई कर रही हूँ। मेरे घर में मेड आती है, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो साफ़ सफाई करके चले जाती है। मुझे खुद भी कभी साफ़ सफाई करनी होती है तो मैं आराम से जल्दी जल्दी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। हाथ धोने हैं वो भी सेकंडों में हाथ धो लेती हूँ, बर्तन मांजने हैं वो भी सेकंडों में वो कर लेती हूँ। मतलब मेरे लिए कोई भी काम को मैं रिपीट नहीं करती हूँ, ना ही मैं किसी काम में घंटों लगाती हूँ। मैं नॉर्मल तरीके से कर लेती हूँ। बस मैं इन बातों पर कहती हूँ कि आप किचन की सिंक में मत थूको, या फिर आप जूतों को इस तरीके से मत झाड़ो, या उसके बाद फल मत खाओ आप इस तरीके से, या कुछ भी चीज़ों में, किचन की चीज़ों में आकर कुछ भी उगाड़ कर कहीं पर भी हाथ लगा देंगे बिना हाथ धोए। तो मेरे को कोई ओसीडी वगैरह नहीं है। अब उनकी बातें इस तरीके से सुनी तो कंफर्म फिर करने के लिए उनके हस्बैंड को भी बुलाया कि आप बताइए कि क्या आपने इनको देखा है कि घंटों तक साफ़ सफाई करती रहती है, या फिर हाथ धोते हुए देखा हो, या आप इनको घंटों तक नहाते हुए देखा हो, या आप अगर बेसिक हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं फिर भी ये हाइजीन की डिमांड कर रही हो, रिपीटेडली आपसे कुछ कह रही हैं, हर बार आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए कुछ कह रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं करती। लेकिन एक बात बताओ मैडम, आप किचन में सिंक में अगर थूक दिया तो उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई। या जूते हैं, अब जूतों में गंदगी तो नीचे लगी हुई थी, अगर उनको पकड़ के मैं ऐसे ऐसे करके झाड़ रहा हूँ तो उसमें हाथ धोने वाली क्या बात है इस तरीके से। अब ऐसे तो हम रफ एंड टफ लोग हैं। अब ये उनका मसला था क्योंकि हस्बैंड की हाइजीन बहुत ज़्यादा पुअर थी, और जो वाइफ थी वो अपनी जगह सही थी। बेसिक हाइजीन तो आप मेंटेन करोगे, यहाँ पर हस्बैंड की गलती थी। लेकिन हस्बैंड अपनी हाइजीन को इम्प्रूव करने के लिए तैयार नहीं थे, और उनको बस अपनी वाइफ को गलत ठहराना था। उनको ये था कि नहीं, मैं कैसी भी हाइजीन मेरी कितने भी पुअर क्यों ना हो, तुम बिल्कुल भी सही बात को भी सही मत कहो। तो यहाँ पर समझना ये है कि हर चीज़ आपकी, अगर एक बेसिक हाइजीन आप मेंटेन करते हो या आपको साफ़ सफाई पसंद है तो वो ज़रूरी नहीं है कि ओसीडी ही हो। तो इस केस में उनको ओसीडी नहीं था क्योंकि वास्तव में उनके हस्बैंड बहुत गंदगी रखते थे। उन्होंने बताया कि कहीं पर भी बाहर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं कि कई बार तो लोग भले इनके मुंह पे कुछ कहते नहीं है, लेकिन कुछ रिलेटिव्स के यहाँ हम जब गए तो हमने नोटिस किया कि उन्होंने अलग तरीके से मुंह बनाया, और ये एक्सप्रेशन से किसी के पता चल जाता है ना कि वो किसी की पुअर हाइजीन देखकर इस तरीके से अच्छा फील नहीं कर रहे, कि मुझे अब शर्म भी आती है इनके साथ बाहर जाते हुए क्योंकि इनकी हाइजीन बिल्कुल ही पुअर है। तो इस वाले केस में ये जो लेडी है जिनके हस्बैंड उनको डायग्नोसिस पहले से ही बना कर लाए थे कि क्लीनिंग ओसीडी की बीमारी है, इसको तो वहम रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं निकला। चलिए अब दूसरा केस मैं बताती हूँ आपको। ये भी एक लेडी का ही केस है। ऐसा लगता है कि सब लेडीज़ को कई बार ना फैमिली मेम्बर्स लेबल कर देते हैं। अब ये जो लेडी है ये थोड़ा ना स्पिरिचुअल है, मतलब इनको ना एक रिलीजन में भी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी एक इनका इंटरेस्ट है। तो जब भी ये फ्री होती हैं तो ये कुछ ऐसी बुक्स पढ़ती हैं जिसमें गॉड के बारे में, हम कौन हैं, आत्मा वगैरह इस तरीके की चीज़ें खुद को समझने में हेल्प मिलती है। और ये ना कुछ रिचुअल प्रैक्टिसेस ऐसे भी करती हैं जैसे कि नाम जाप कर लिया, माला कर ली इस तरीके से, या पूजा वगैरह भी इस तरीके से करती हैं। और जब कोई इंसान इस तरीके की बुक्स पढ़ेगा, डिस्कोर्सेस सुनेगा, या फिर ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह करता है तो अच्छा है, उसका मन शांत रहता है, घर में भी सुख शांति आती है और सब कुछ सही रहता है। अब लेकिन इनके फैमिली मेम्बर्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इनका एक बेटा है, इनके हस्बैंड है। हस्बैंड पूजा पाठ वगैरह में कोई बिलीव नहीं करते हैं। बेटा भी अपने फादर की तरह ही निकला, उसको भी पूजा पाठ और ये सब चीज़ों में कोई बिलीव नहीं करता। अब जैसे ये माला कर रही हैं, और जैसे 108 दाने होते हैं एक माला के अंदर, और ये कुछ माला कर रही है और इनके हस्बैंड आवाज़ लगा रहे हैं। तो अब इनका एक ये है कि मैं माला ही कर रही हूँ और कुछ ही दाने रह गए हैं, मेरा वो माला पूरी होने वाली है तो मैं उसको पूरा करने के बाद ही उठ जाऊँगी। नॉर्मली अगर कोई भी इस तरीके से पूजा पाठ करेगा तो उठ ही जाता है इंसान, इस तरीके से पूरा करने के बाद ही उठता है, मतलब बीच में छोड़कर एकदम से नहीं उठता कोई भी। तो अब इनके हस्बैंड का कैसा नेचर है, उनको ये कि अगर मैंने आवाज़ लगाई है तो सारे काम छोड़ छाड़ के सबसे पहले मेरे लिए वहाँ पर प्रेजेंट हो जाओ आप। तो अब जल्दी जल्दी 4-5 बार ऐसा हुआ कि ये कुछ पूजा कर रही थी, या तो आरती कर रही थी या फिर माला जाप कर रही थी, और इत्तेफाक ऐसा रहा कि उसी वक्त इनके बेटे ने
हस्बैंड ने इनको आवाज़ लगाई, उनको कुछ काम के लिए बुलाना था। लेकिन ये 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद इस तरीके से अलग अलग टाइम पर ऐसा हुआ कि उनकी बात सुनने के लिए गई। तो वहाँ पर उनके हस्बैंड उन पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगे और बोलने लगे, क्या तुम्हें हर समय पूजा का वहम रहता है, पागलपन आ गया है तुम्हारे दिमाग में, सनक चढ़ गई है, ये बिल्कुल भगवान के ही उसमें खोई रहती हो हर समय, लगता है तुम बीमार हो गई हो, पागलपंती तुम पर आ गई है। इस तरीके की बातें कहनी शुरू करी। अब कोई भी इंसान है, घर में ऐसा माहौल हो जाता है जहाँ पर आप सुन रहे हो कि आप पागल हो, पागलपंती हो गई है, तुम्हें तो झक हो गई है, सनक चढ़ गई है, तो ये सब बातें क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अंदर लेकर आती हैं और बुरी भी लगती हैं, किसी को भी हर्टफुल बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये बहुत ज़्यादा रोती थी, परेशान होती थी और इस तरीके से परेशान होकर अब ये कुछ कह तो पानी नहीं थी, क्योंकि जो इंसान इतना रिलीजियस प्रैक्टिस करता है, स्पिरिचुअल इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो वो थोड़ा सा अंदर से शांत हो जाता है, वो रिएक्टिव कम हो जाता है। तो ये अपने हस्बैंड को कुछ आंसर नहीं कर पा रही थी और वो जो लेबल कर रहे थे इनको कि तुम सनकी हो गई हो, झकी हो गई हो, इस तरीके से जो लेबल कर रहे थे उसको भी ना वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही थी, काउंटर नहीं कर पा रही थी उसका। पर इत्फाक ही ऐसा होता चला गया 5-7 बार कि ऐसा मौका हुआ तो इनके हस्बैंड ने ना इस तरीके से कि ये झकी होती जा रही है, ऐसे करते करते वो एक दिन यूट्यूब पे कुछ देख रहे थे। अब यूट्यूब पर देख रहे थे तो बाई चांस उनके टाइमलाइन पर एक वीडियो आ गया, रिलीजियस ओसीडी का वीडियो। मेरा वीडियो नहीं था, किसी और का स्पीकर का वीडियो था, रिलीजियस ओसीडी का वीडियो आ गया उनके उस पर। तो उसमें यही था कि एक रिलीजियस ओसीडी होता है किसी को, तो वो पूजा पाठ में लगा रहता है, इसी तरीके से बार बार कुछ भी रिलीजन से या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बार बार उसके दिमाग में कुछ चलता रहता है, पूजा पाठ करता रहता है। ऐसे उसमें सब चीज़ें थी कि वो गॉड फियरिंग हो जाता है, उसके मन में कुछ इस तरीके के उल्टे सीधे विचार आ रहे होते हैं, उसको कंपल्शन होता है कि पूजा नहीं करी तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो उनके हस्बैंड ने उस चीज़ से कनेक्ट कर लिया कि शायद मेरी वाइफ को ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आवाज़ लगाता रहता हूँ, कभी 10 मिनट बाद, कभी 15 मिनट बाद इस तरीके से आती है, मतलब उसको अपना कुछ पूरा करना होता है, उसके बाद ही वो उठ सकती है। जबकि नॉर्मल था इनके केस में, ऐसा कुछ नहीं था कि इनको कोई ऑब्सेशन था। तो उन्होंने ना इस बात को मतलब मान लिया अपने आप ही और अपनी वाइफ को खुद ही डायग्नोस कर दिया कि इसको रिलीजियस ओसीडी हो गया है। और फिर उससे उन्होंने मतलब उसको परेशान करना शुरू कर दिया, तुझे रिलीजियस ओसीडी है, तुझे रिलीजियस ओसीडी है, बार बार उनको कहकर कि तुझे तो रिलीजियस ओसीडी है, बता तेरे मन में क्या चलता है। इस तरीके से बार बार उनको जब ऐसे बोलने लगी तो उनको लगा कि अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा ये ऑब्सेशन का रूप ले रहा है। उन्होंने खैर पूजा पाठ वगैरह बंद कर दी सब कुछ, क्योंकि उनको कोई ऐसा फियर तो था नहीं कि भगवान कुछ बिगाड़ देंगे, कुछ कर देंगे, ना ही उनके अंदर कुछ और उल्टे सीधे थॉट आते थे भगवान को लेकर या रिलीजन को लेकर, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो नॉर्मल अपने शांति के लिए, क्योंकि हस्बैंड थोड़े उनके रिएक्टिव ही थे, तो अब उनको अपने मन को शांति देने के लिए ये सब चीज़ें करना अच्छा लगता था। उनकी नेचर ही ऐसी थी कि वो थोड़ा सा उनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ मन ज़्यादा लगता था। लेकिन जब उनके हस्बैंड ने इस तरीके से बार बार उनको लेबल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने वो सब चीज़ें बंद कर दी। अब लेकिन हस्बैंड अगर आपका थोड़ा सा लाउड है, बहुत एग्रेसिव है और आपके पास कोई और कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है ये पूजा पाठ और इन सब चीज़ों के अलावा, तो उनको थोड़ा सा कुछ मिसिंग सा लगता था कि अब मैं किसके सामने वेंट आउट करूँ अपनी फीलिंग्स, कैसे मैं अपने आप को काम डाउन करूँ, कुछ खालीपन सा ऐसा लगता था। तो उन्होंने क्या किया, हफ्ते भर बाद फिर से थोड़ा सा यही सब चीज़ें पूजा वगैरह की उनको थोड़ा अच्छा लगता है, शांति करने शुरू कर दी, मतलब शांति के लिए अपनी पूजा पाठ करनी शुरू कर दी उन्होंने। अब क्या हुआ कि फिर से उनके हस्बैंड ने 1 हफ्ते तक तो मतलब वो नॉर्मल रहे कि भाई इसने मेरे कहने से बार बार करने से इसने ना ये पूजा पाठ करना सब छोड़ दिया। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब उन्होंने चालू किया दोबारा से तो उन्हें लगा कि अच्छा ओसीडी वाला छोड़ नहीं पाता, जैसे मजबूरी में मेरे डर के मारे 1 हफ्ते बंद कर रहा था, लेकिन देखो फिर इसकी बीमारी से वो चीज़ करवा रही है। अब जब वो मेरे पास आई, मतलब उनके हस्बैंड को ये यकीन हो गया कि इसको बीमारी है, तो वो मेरे पास लेकर आए। तो मेरे पास जब लेकर आए, हाँ इससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी रह गई है कि वो ये है कि वो पहले साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए और उन्होंने ना जब साइकेट्रिस्ट से मिले तो अपनी वाइफ को बोलने नहीं दिया वहाँ पर और बोल दिया उनको, जल्दी बता दिया, क्योंकि साइकेट्रिस्ट वैसे भी थोड़ा सा कम टाइम ही होता है उनके चैम्बर में जब आप जाते हैं, तो वहाँ पर ना उनको बता दिया कि इसको ना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने का वहम है, आवाज़ लगाते रहो लेकिन ये उठ कर ही नहीं आती है और इसको तो कोई होश ही नहीं रहता है, ये बहुत ज़्यादा वो करती है और अभी 1 हफ्ते नहीं करा था तो मैंने देखा बेचैन सी है और फिर से नहीं करने शुरू कर दिए हैं, तो इसको ना ऐसे ओसीडी
अब आप बहुत शॉर्ट में, अगर आपको साइकेट्रिस्ट के पास 5 मिनट का टाइम मिल रहा है और आप इस तरीके से फोर्सफुली ये सब चीज़ें दे रहे हो, तो वहाँ पर जितना लिमिटेड इन्फॉर्मेशन उनके पास जाएगी, उनको लगेगा ही कि अगर इस तरीके की चीफ कंप्लेंट्स जो है ना, अगर आप बता रहे हो तो अच्छा ये ऑब्सेशन है। अब जहाँ पर ये दिखाने गई थी तो वहाँ पर क्या था कि 2-3 लोग और भी थे ऑलरेडी कैबिन में, तो ये बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, तो ये अपनी बात बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बता नहीं पाई और इन्होंने वहाँ पर एक तरीके से साइलेंट रह के, चुप रह के अपनी एक मतलब एक्सेप्टेंस ही जता दी कि शायद उनको ये प्रॉब्लम है। तो इसमें साइकेट्रिस्ट की तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने ओसीडी की दवाई दे दी उनको। उन्होंने साथ के साथ ये भी बोला कि इनकी काउंसलिंग वगैरह भी कराओ। अब एक इंसान जो परेशान नहीं है, उसको एक्चुअल में वो बीमारी नहीं है, वो दवाई खा रहा है तो वो सो रहा है। अब वो दवाई खा रहा है, सो रहा है, परेशान हो रहा है अननेसेसरी का, उसको सिम्टम्स आने लग गए हैं, बॉडी में डिस्कम्फर्ट फील होने लग गया है। तो फिर उनके हस्बैंड ने सोचा कि चलो इसके साथ के साथ काउंसलिंग करा लेते हैं। काउंसलिंग भी सजेस्ट की गई थी जो मेरे पास आई। तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने मुझसे शेयर करी तो पता चला कि उनको कोई ऐसा ऑब्सेशन नहीं, उनके मन में कोई फियर नहीं आता है कि कुछ ऐसा है कि मैंने पूजा पाठ नहीं करी या मैंने अधूरा छोड़ दिया तो क्या होगा, भगवान नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो मन की शांति के लिए करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपके हस्बैंड जब अपने वर्क पर होते तो अपने पूजा पाठ का काम उस टाइम पर कर लिया करो। आपके हस्बैंड को आपके रिलीजियस प्रैक्टिस से प्रॉब्लम नहीं है। आपके हस्बैंड को इस बात से वो है कि अगर वो आपको आवाज़ लगा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि तुरंत आप उनके लिए अवेलेबल हो जाए, लेकिन आपने कभी अपनी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं की, इसलिए अब उनकी आदत बिगड़ चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि उनका हुक्म आपके सर आंखों पर होना चाहिए। अब आपका भी पॉइंट सही है कि आप अगर पूजा कर रहे हैं या कोई भी इंसान पूजा कर रहा होता है, खाना खा रहा होता है, तो ये क्या होता है कि अगर उसको उस टाइम पर कोई आवाज़ भी लगाता है तो वो खाना पूरा करता है या अपना पूजा पूरी करता है और तभी उठता है। ये हर कोई इंसान इस तरीके से करेगा। या फिर इमरजेंसी कुछ आ जाएगी तो डेफिनेटली हम चाहे पूजा कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम तुरंत एकदम से उस चीज़ को छोड़कर भी भागेंगे अगर कोई इमरजेंसी है। लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी एकदम से अर्जेंसी नहीं है तो यूजुअली इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते वक्त हम उसको पूरा ही करते हैं एंड देन तब हम दूसरे की बात सुनते हैं। और ये फैमिली मेम्बर्स के भी इतने तो एक सपोर्टिव मतलब एक सपोर्ट होता है, या एक कह लीजिए एक बेसिक मैनर्स वाली बात होती है कि अगर कोई इंसान पूजा करने बैठा है तो उस टाइम पर उसको आवाज़ ना लगाई जाए, डिस्टर्ब ना किया जाए। तो कुछ एक्टिविटीज़ जनरली ऐसी होती हैं जिसमें हम स्पेस देते हैं दूसरे पर्सन को कि अगर वो कर रहा है तो हम उस टाइम पर उसको बार बार आवाज़ लगा लगा के परेशान ना करें। बट क्योंकि उनके हस्बैंड की आदत ही ऐसी थी, उनको ये था कि अगर मैंने आवाज़ लगाई है, और उनको देख देख के उनका बेटा भी ऐसा हो गया था, तो दोनों बाप बेटे मिलकर उनको ज़बरदस्ती कि इसको रिलीजियस ओसीडी ऐसा करने की लेबल करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनको एक्चुअल में रिलीजियस ओसीडी नहीं था। देखिए, कोई भी अगर किसी तरीके का ओसीडी होता है ना आपको, तो आपके दिमाग में कुछ तो रिपीटेडली ऑब्सेशंस आने चाहिए, या आपके अंदर कोई बहुत ही डिस्ट्रेसिंग फीलिंग्स हों, बहुत एंशियस फील कर रहे हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, कुछ फियर होना चाहिए ना। लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने उनको बस ये समझाकर कि आप धीरे धीरे अपने हस्बैंड को ये चीज़ समझाइए कि आपकी आवाज़ लगाने पर मैं जल्द से जल्दी आपकी बात सुनूंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिकली कि आप जैसे ही आवाज़ लगाएंगे और एकदम से मैं अवेलेबल हो जाऊंगी। और आप कोशिश कीजिए कि जब अपने वर्क में बिजी हैं, आप अपना ये जो पूजा पाठ का आपको करना है मन की शांति के लिए, तो आप उस वक्त कर लें। तो क्योंकि इनके मन में किसी भी तरीके का भगवान का कोई डर नहीं था, या इनके अंदर कोई भी ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स नहीं आते थे, कोई इनका कंपल्सिव रिपीटेटिव बिहेवियर नहीं था, नॉर्मल मन की शांति के लिए इनको पूजा करना अच्छा लगता था या माला फेरना अच्छा लगता था, तो इसलिए इनको ओसीडी नहीं है। अब चलिए तीसरे केस के बारे में बता देती हूँ। तीसरा केस था, ये एक लड़का है जिसको काम परफेक्शन से करना अच्छा लगता है, सलीके से, तरीके से, कायदे से करना अच्छा लगता है। लेकिन जो घर में और लोग हैं वो इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, वो इतना डिटेल में बारीकी से देखकर अच्छी तरीके से काम करने में बिलीव नहीं करते हैं। अरे वेट कर लो, जो भी कुछ कमी रह जाएगी बाद में देखेंगे, मतलब प्लानिंग से नहीं करते हैं। लेकिन ये जो लड़का है, इसकी नेचर है कि अगर कोई काम कर रहे हो तो थोड़ा सा प्लान करके करो, ऑर्गेनाइज्ड वे में करो, ताकि काम को अच्छी तरीके से कर पाओ। तो इसको काम करना परफेक्शन से अच्छा लगता है, लेकिन परफेक्शन का कीड़ा नहीं था दिमाग में कि नहीं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है। लेकिन उन लोगों के हिसाब से
जो फैमिली मेम्बर्स थे उनके हिसाब से ये कि इसको ना परफेक्ट चाहिए, हर काम परफेक्ट चाहिए, इसलिए प्लानिंग करके करता है। पहले ना सोचेगा समझेगा, फिर उसे मॉडिफाई करेगा, ये करेगा वो करेगा, फिर जाकर वो करता है। इसे ना परफेक्शन का कीड़ा है दिमाग में, कि ये ना कोशिश करता है कि जरा सी भी कोई कमी ना रह जाए। और इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात होती है मैडम, ऐसे तो बस सोचो और कर लो, बाद में देख लेंगे जो होगा। सो इस तरीके से घर वालों को इसके जो काम करने का तरीका था, जो ऑर्गेनाइज होकर ये अच्छी तरीके से रहता था, उससे प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आप नॉर्मल वे में अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे से प्लान करते हैं एंड प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन करते हैं, और आप चीज़ों को काफ़ी हद तक एक गुड इनफ स्टेट तक परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा तो हर इंसान करता ही है ना, कि अगर वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी एक्शन ले रहा है, कुछ भी क्रिएट कर रहा है, तो उसकी कोशिश रहती है कि वो अपना बेस्ट दे, और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। लेकिन जब बाकी घर के लोग बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्लानिंग में बिलीव नहीं करते हैं, और ऐसे ही रैंडम कुछ भी कर लें और बाद में चाहे नुकसान भी हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, वो वैसे ही एकदम कैजुअल अप्रोच के साथ चलते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में कोई ऐसा पर्सन, उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऑड वन आउट टाइप का है, ये कोई ज़्यादा ही डिमांड कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि जिस पर्सन की जैसी आदत होती है, तो वो ना दूसरों से भी थोड़ा वैसा एक्सपेक्ट करता है। तो ये दूसरे लोगों को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोल देते थे, भाई तुम बार बार कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हो, तो सही जगह पे रखते क्यों नहीं हो, एक बार सही जगह पे रख लो, बार बार इतना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा ढूंढने में। तो दूसरे लोगों को लगता था ज़्यादा होशियार बन रहा है, टोका टाकी कर रहा है, और ना ये हर समय टोका टाकी करता रहता है, इसे तो वहम है हर चीज़ को सही तरीके से रखने का। तो इनका रूम था, तो इनको रूम को अपने अच्छी तरीके से सजा वजा कर रखने की एक आदत थी, कि अपनी बुक्स भी रखी हैं तो सही तरीके से रखी हुई हैं, कंप्यूटर टेबल पर भी सामान रखा हुआ है तो बस कंप्यूटर टेबल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बेड भी है तो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कुछ काम भी कर रहे हैं, अगर किसी प्रेजेंटेशन पर भी काम कर रहे हैं, कुछ भी वो सलीके से अच्छी तरीके से प्लानिंग करके कर रहे हैं। खा भी रहे हैं तो ये बोलते थे भाई मुझे अच्छी तरीके से थाली लगा के अच्छे से खाना दो, ये नहीं है कि आपने ऐसे ही कुछ भी भर कर दे दिया। तो ये नॉर्मल इनका एक नेचर था, जिसमें ऑब्सेशंस कहीं पर भी नहीं मिले, कि अगर इनकी तरीके से नहीं हो रहा है तो ये बहुत पैनिक हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, या फिर ऐसा भी नहीं था कि कोई इनके बेड पर बैठ जाए तो तुरंत एकदम से चादर ठीक कर रहे हैं, या इनकी कोई बुक्स छेड़ दे या कुछ भी इनका सामान टच कर दे तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, वापस से एकदम रीअरेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इनकी एक बेसिक वो थी कि अगर मेरा कोई सामान लेना है तो अगर आप रिटर्न करें तो जहाँ से आपने लिया है वहाँ रख दो, मुझे आसानी से मिल जाएगा, और मेरा रूम जो है ना वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज साफ सुथरा रहेगा, तो मेरा टाइम और एनर्जी बचेगा, ताकि मैं और चीज़ें करने पर अपना टाइम लगा पाऊँ। तो इनको ऑब्सेशन वाला कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें कि हम ये डायग्नोसिस कर सकें कि इनको परफेक्शन वाली ओसीडी है, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई रिएक्टिव, किसी भी तरीके का कोई इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं था, किसी भी तरीके का कोई रिपीटेटिव बिहेवियर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इनकी लाइकिंग थी ऐसे। और इस तरीके से थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहना, चीज़ों को अपनी कोशिश से अच्छा बनाने की कोशिश करना, टाइम को सेव करना, एनर्जी को सेव करना, रिसोर्सेज को सेव करना, एक अच्छी आदत होती है। पर कई बार हम अपने आसपास के जो क्लोज ग्रुप होता है, कुछ ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनको हमारी आदतें, क्योंकि उनकी आदतों से बहुत ही अलग एक तरीके से ऑपोजिट होती हैं, तो उनको तकलीफ होती है। तो मैंने उनको यही समझाया कि आप जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं, जिस तरीके से आप अपना काम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, आप कीजिए, बट दूसरे लोगों को जब आपने समझाने के बाद भी, एक्सपेक्ट करने के बाद भी अब आपको समझ में आ गया कि वो लोग ऐसे नहीं हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। आप अपने काम को अपनी तरीके से करिए, और साथ ही साथ इस तरीके के केसेस में भी हम उनको एजुकेट कर देते हैं कि कभी भी कोई भी आपके जो नॉर्मल लाइकिंग है, या जो एक नॉर्मल आपने अच्छी हैबिट डेवलप कर ली है, ये कभी भी ऐसी हैबिट ना बन जाए जो आपको कंट्रोल करने लगे, क्योंकि आदतें अच्छी हों या खराब आदतें हों, आदतें हम अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं, ऐसा ना हो कि वो हमें कंट्रोल करने लग जाए। तो वो सब चीज़ें उनको बता दिया, और उन्होंने बोला कि मैम इस बात का मुझे भी अब अवेयरनेस है, कि मैंने अब जब इन लोगों ने मुझे बार बार इस तरीके से करना शुरू किया तो मुझे डाउट होने लग गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे ये ओसीडी है ही,
और मैं खुद ही डाउट में आ गया था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और मुझे आपसे बस ये कंफर्म करना था कि मुझे लग रहा है कि मुझे ओसीडी है या फिर मुझे सच में मतलब ओसीडी नहीं है क्या है, वो सब आप ही क्लियर करके बताओ। कि अब मैं इतना तो अवेयर हो गया हूँ कि परफेक्शन की आदत भी या फिर ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने की आदत भी, वो इस तरीके की एक थीम होती है जिसमें इंसान सिमेट्री में सब चीज़ें रखना पसंद करता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड। अगर ज़रा सा भी उसका कोई सामान टच कर दे तो उसको बहुत अनईजी फील होता है, या वो परफेक्शन के चक्कर में बहुत ही ऑब्सेसिव वे में मेंटल टॉर्चर फील करता है। तो मैं अवेयर हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनसे बात करने में ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही काम इंसान, बहुत ही आराम से, और मैंने अपने उनके सामने बहुत सारी चीज़ों को जानबूझ के इधर उधर अनऑर्गेनाइज्ड वे से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके भी उनको एकदम इंस्टेंट चेक करने की कोशिश करी कि क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा होता है जिसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की सिमेट्री पसंद होती है या कोई भी चीज़ उसको बहुत अनऑर्गेनाइज्ड अनईजीनेस देती है, तो उसको दूसरे का भी सेटअप थोड़ा सा भी अनऑर्गेनाइज्ड या उसमें सिमेट्री बिगड़ी भी हो तो वहाँ पर भी उसके एक्सप्रेशंस या बॉडी रिएक्शंस कुछ इस तरीके के आते हैं नेचुरल, जिससे कि हम कैच कर पाते हैं कि उस पर्सन को ऐसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन उनको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी जिसे हम ये कह सकें कि ये ओसीडी है उनका। तो इन तीनों केसेस का एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया? इसलिए दिया मैंने एग्जाम्पल कि भाई हर चीज़ ओसीडी में ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और सेल्फ डायग्नोसिस बनाना तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। आप चाहे वो खुद के लिए बना रहे हो या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बना रहे हो। समझने वाली बात यह है कि नॉर्मल हैबिट में और आपके ऑब्सेसिव एक कंपल्सिव हैबिट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, और उसमें डिफरेंस जो होता है वो होता है आपके फीलिंग के लेवल पर, कि आप ना बहुत ही अनकंट्रोलेबल एंजाइटी फील करते हैं, बहुत ही डिस्ट्रेस, थ्रेट, ड्रेड, पूरा एकदम से, कि जब तक आप उस चीज़ को कंपल्सिव वे में करेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा, और वो चीज़ ना ऑटोमेटिकली बार बार आपके दिमाग में आती रहती है जब तक कि आप कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं कर लेते, चाहे वो रीश्योरेंस लेने का हो, अवॉइडेंस का हो, या किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करने का कोई एक्शन लेने का हो। बट इन तीनों ही केसेस में ऐसा कुछ नहीं मिला। तो गूगल या यूट्यूब वो हमारी हेल्प के लिए है, लेकिन हम ज़बरदस्ती कुछ भी अपने आप को डायग्नोसिस कर लें, फैमिली मेम्बर को डायग्नोसिस कर लें और प्रॉब्लम बढ़ा दें, ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, क्योंकि प्रोफेशनल ही सही तरीके से डायग्नोस कर बता सकते हैं कि आपको वो प्रॉब्लम है या नहीं। हाँ, इंसान को भी पता होता है जब वो वीडियोस कोई सुनता है या कहीं पर गूगल पे पढ़कर सिम्टम्स मैच करता है ना, उसको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है, लेकिन फाइनल डायग्नोसिस तो कोई प्रोफेशनल ही बता सकता है। अब इन तीनों ही केसेस में जो मैंने आपको क्लीनिंग का, रिलीजियस का बताया, या जो इस लड़के का बताया कि जिसको एक चीज़ें ऑर्गेनाइज करके परफेक्शन से रखने की आदत थी, तो ये सारी एक नॉर्मल अच्छी आदतें ही थी, इनमें किसी भी तरीके का कोई ऑब्सेशन नहीं था, तो ये ओसीडी के क्राइटेरिया में नहीं आती है। तो हर एक आदत, चाहे वो साफ सफाई की हो या वो पूजा पाठ करने की हो या इस तरीके से काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लानिंग से करने की हो, कोशिश करने की, कोई काम अच्छे से अच्छा हो, ये सब ज़रूरी नहीं है ओसीडी। अभी तो ये 3 केसेस एक्चुअली बैक टू बैक पिछले 2 महीने में ये 3 केसेस ऐसे लाइन लगा कर आ गए बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अवेयर करने के लिए चलो इस पर भी वीडियो बना देती हूँ, ताकि आप लोग को पता चले कि कैसे आप नॉर्मल अच्छी हैबिट्स को ओसीडी के साथ कंफ्यूज करने से बच जाएं। सो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि अननेसेसरी आप खुद को या फिर लोगों को लेबल करने से भी बच जाएं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।